हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार। रिसेंटली आपने रेमल चक्रवात के कारण बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की घटना के बारे में सुना होगा। यहां प्रश्न मेरा यह है कि क्या कारण है कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवातों की संख्या अरब सागर की अपेक्षा दुगनी और तीव्रता भी खासा अधिक देखी गई है। लगभग 3 से 4 गुना इसकी तीव्रता ऑन एन एवरेज कही जाती है कि इतनी जो है वो अधिक होती है बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवातों के परिप्रेक्ष्य में। अब यहां मेरा प्रश्न ये है कि क्या कारण है कि हमारे बंगाल की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है ये अपेक्षाकृत अधिक चक्रवातों को जन्म देता है एज कंपेयर टू जो एरिया अरब सागर के क्षेत्र में आता है। अर्थात क्या रीजन है कि हमारा बंगाल की खाड़ी एक हॉटस्पॉट है, एक केंद्र है चक्रवातों का एज कंपेयर टू अरेबियन सी या अरब सागर। अब इसके उत्तर जानने के लिए एक सहज सी बात अगर मैं आपसे कहूं तो चक्रवात उस स्थान पर बनते हैं जहां पर सागरी सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक हो। साथ ही यहां एक ऋतु विशेष का भी प्रभाव होता है। जब आप पाएंगे कि ग्रीष्म ऋतु होगी तब के समय इन चक्रवातों की संख्या खासा बढ़ जाती है। अर्थात चक्रवातों की संख्या सागरीय तापमान पर और ऋतु पर खासकर डिपेंड करती है। अब यहां मैं उस बहस का पार्ट नहीं बनना चाहता कि भाई चक्रवात क्यों सागरों में ही बनते हैं। खासकर उन चक्रवातों की मैं चर्चा कर रहा हूं जो एक आपदा के तौर पर जाने जाते हैं। अब यहां मेरा प्रश्न आपसे है, आपने शायद यह बात समझ ली होगी कि भाई बंगाल की खाड़ी का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र का तापमान औसतन जो अरब सागर का तापमान है उससे अधिक होता होगा और यही कारण है कि बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की अपेक्षा चक्रवात ज्यादा बनते हैं। लेकिन यहां ध्यान दें, आप यहां इस डायग्राम से आसानी से समझ पाएंगे कि भाई अरब सागर का तापमान ऑन एन एवरेज बंगाल की खाड़ी से पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल के समय होता है। यानी कि अरब सागर कई समय बंगाल की खाड़ी से ज्यादा गर्म है। फिर क्या कारण है कि चक्रवात ज्यादा बंगाल की खाड़ी में आते हैं? तो इसे समझने के लिए आपको बारीकी से समझना होगा बंगाल की खाड़ी के विन्यास को। आप यहां दिए गए डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए। आप अगर इस डायग्राम पर थोड़ा फोकस करेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी। एज कंपेयर टू अरब सागर की अपेक्षा आपको बंगाल की खाड़ी में एक बात नोटिस हो रही होगी और वो बात यह है कि इस क्षेत्र में आप पाएंगे कि सागरीय राशि ज्यादा जुड़ी हुई है या ज्यादा घिरी हुई है स्थलीय भाग से। अर्थात हमारा जो बंगाल की खाड़ी वाला भाग है यह अधिक घिरा हुआ है स्थलीय भाग से। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि इससे एटलीस्ट ये होने से चक्रवातों का क्या संबंध है। तो यहां ध्यान से समझिएगा कि चक्रवात उस स्थान पर बनेंगे जहां सागर के जल का तापमान ज्यादा होगा और सागरी जल का तापमान वहां ज्यादा होगा जहां स्थलीय भाग ज्यादा होंगे। और इसका कारण बहुत ही सिंपल सा है। कारण यह है कि स्थलीय भाग गर्मी के समय या मैं कहूं ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म हो जाते हैं और जब ये गर्म हो जाते हैं तो याद रखिएगा गर्म होने पर स्थलीय भाग अपना ताप बहुत जल्दी ही सागरों में ट्रांसफर करते हैं। अर्थात जो डायग्राम आप मेरे पीछे देख रहे थे जो पॉजिटिव या नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल के बारे में बताता है, जो ये बताता है कि बंगाल की खाड़ी का तापमान कितना है एज कंपेयर टू अरब सागर, ये डेटा नो डाउट सही है, ये जानकारी बिल्कुल सत्य है। परंतु चूंकि बंगाल की खाड़ी अधिक घिरी हुई है स्थलीय भाग से, स्थलीय भाग ग्रीष्म ऋतु आने पर अपना अतिरिक्त ताप बंगाल की खाड़ी में ट्रांसफर करते हैं, जिस कारण से बंगाल की खाड़ी में लोकल लेवल पर लो प्रेशर सेंटर डेवलप होते हैं। अर्थात औसतन नहीं लेकिन स्थानीय स्तर पर बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सेंटर बनने का कारण है इसका अधिक जो है वो स्थलीय भाग से घिरा होना। पहला डायमेंशन।
अरब सागर को जरा ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि अरब सागर अपेक्षाकृत बंगाल की खाड़ी से काफी ज्यादा खुला हुआ है, स्थान ओपन है और यहां से पानी का, या मैं कहूं इसरी भाग का, यहां पर ट्रांसफर करना तापमान एज कंपेयर टू बंगाल की खाड़ी थोड़ा कम देखने को मिलता है। पर क्या कारण इतना ही है? आंसर इज नो। बहुत ध्यान से मेरे पीछे दी हुई इस इमेज को देखिए। आप यहां एक बात नोटिस कर पाएंगे, आप पाएंगे कि ये जो रेड लाइन है ये कुछ दर्शा रही है। ये दर्शा क्या रही है, जरा इस बात पर फोकस करिए। आप पाएंगे कि ये जो इंडो पैसिफिक वाला भाग है, या फिर मैं ऑस्ट्रेलिया के इस भाग की बात करूं, तो ये क्षेत्र अपने आप में आप पाएंगे कि चक्रवात का स्वयं एक हॉटस्पॉट है। यहां पर आप पाएंगे कि ऐसे भी चक्रवात अधिक बनते हैं, और इस बात का विश्वास आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस स्थान में चक्रवातों को स्पेसिफिकली एक नाम से जाना जाता है। आई थिंक आपने सुना होगा स्टडीज में विली विली कहा जाता है चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया के एरिया में। और यहां पर सबसे बड़ी जानकारी यह है कि इस स्थान पर, अर्थात आप कह लीजिए प्रशांत महासागर या आप कह लीजिए इंडो पैसिफिक का एरिया, इस एरिया में बनने वाला लो प्रेशर सेंटर अर्थात निम्न दाब केंद्र, ये निम्न दाब केंद्र जो है ये वास्तविकता में इंडो पैसिफिक से होते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाता है। अर्थात निम्न वायु दाब केंद्र जो कि चक्रवात बनते इंडो पैसिफिक के एरिया में, या मैं कहूं प्रशांत महासागर के एरिया में, वो लो प्रेशर सेंटर वास्तविकता में प्रवेश कर जाते हैं बंगाल की खाड़ी में। अर्थात चक्रवात बनना था, उसकी शुरुआत होनी थी किसी और स्थान पर, और वो बन गया बंगाल की खाड़ी वाले एरिया में। अर्थात बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवातों में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन इंडो पैसिफिक एरिया का भी होता है। अब जरा इस बात पर भी फोकस करें कि चर्चा में ज्यादा हमारे बंगाल की खाड़ी के चक्रवात क्यों आते हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जैसे ही इस स्थान पर कोई चक्रवात बनता है, ये चक्रवात, आई थिंक आपने पढ़ा होगा कि चक्रवात निर्माण के पश्चात जो है वो पूर्व की दिशा से पश्चिम की दिशा में ट्रेवल करते हैं, और जब ये पश्चिमी दिशा में ट्रेवल करते हैं तब के समय ये किसी स्थान को हिट करते हैं। अब जरा हमारी बंगाल की खाड़ी के विन्यास को ध्यान से देखिए। आप एक बात नोटिस करेंगे, बात है कि इस स्थान पर बनने वाला चक्रवात बहुत ही जल्द आप पाएंगे कि या तो म्यांमार वाले एरिया में, या तो बांग्लादेश वाले एरिया में, या हमारे पूर्वी घाट के क्षेत्र में यह हिट कर जाता है। परंतु जब यही चक्रवात, इसी प्रकार के चक्रवात इस स्थान पर बनते हैं, तब आप पाएंगे कि इनके बनने के पश्चात जब ये लंबा ट्रेवल करते हैं तो इस दिशा में चलने पर दूरी अधिक होती है, और इस समय अंतराल में इन चक्रवातों की तीव्रता समय अनुसार कम होने लगती है। यानी कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाला चक्रवात संभवतः जल्दी ही स्थल भाग से टकराता है और विनाश का कारण बनता है, जबकि वही चक्रवात या उसी प्रकार का चक्रवात अगर अरब सागर में बने तो यह अपेक्षाकृत अधिक डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इस कारण इसके टकराने की संभावना में कुछ कमी जरूर आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि कमी शून्य हो जाती है या फिर दर शून्य हो जाती है, पर यहां पर डिफरेंस सिग्निफिकेंट है, पर्याप्त है। ये डिफरेंस आप रिमार्क कर सकते हैं। बंगाल की खाड़ी का भौगोलिक विन्यास, क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये दोनों अरब सागर के अपेक्षा अलग हैं, जो कहीं ना कहीं चक्रवातों को स्ट्रेंथन करते हैं। यहां पर एक डायमेंशन और है जिस पर विवाद है। मैं स्पष्ट कर दूं कि इस डायमेंशन पर विवाद है। यहां पर क्लाइमेटिक रिसर्च अभी जारी है। इसमें आप एक बात पाएंगे कि भारतीय मॉनसून जब प्रवेश करता है तब यह लो प्रेशर सेंटर्स को खासा डिस्टर्ब करता है। आपने अगर पढ़ा हो भारतीय महामॉनसून के बारे में तो आई थिंक आप परिचित होंगे कि इस प्रकार से जो विंड है ये ट्रेवल करती हैं, ये पवनें जो है व्यापारिक पवनें ट्रेवल करती हैं और भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश कर रही होती हैं। यहां पर आप पाएंगे कि इस दौरान जो चक्रवात है ये थोड़ा स्ट्रगल करता है अपने प्रेशर सेंटर को मेंटेन करने के लिए, परंतु इसमें विवाद इसलिए है क्योंकि ऐसा ही ट्रैवलिंग तो आपको बंगाल की खाड़ी में भी दिखती है। तब के केस में डिस्टरबेंस क्यों नहीं इफेक्टिव होता, यह आज भी रिसर्च का टॉपिक है।
परंतु एक रीजन ये माना जाता है कि यहां मॉनसूनल ड्रिफ्ट के कारण डिफरेंसेस क्रिएट कर पाना या फिर डिफरेंस मेंटेन कर पाना प्रेशर का, ये कहीं ना कहीं चक्रवात के लिए कुछ मुश्किल रहा हो। यहां पर इसके अलावा जो बाकी के रीजंस हैं, जैसे इंडो पैसिफिक के एरिया से लो प्रेशर सेंटर का चलते हुए आना, स्थलीय भाग अधिक होने से या डोमिनेंस होने से ऊर्जा का, तापमान का स्थानांतरण बंगाल की खाड़ी में ज्यादा होना और पूर्व की दिशा में चक्रवात का ट्रेवल करने के कारण इस एरिया में जो लैंड प्लेसेस हैं या कॉन्टिनेंटल पार्ट हैं या मानवीय अधिवास के क्षेत्र हैं, उनका अधिक प्रोन हो जाना, ये कुछ ठोस कारण है जो बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवातों की इंटेंसिटी को और उनके प्रभाव को कहीं ना कहीं बढ़ा देते हैं। आई थिंक ये ज्योग्राफिकल रीजन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खासा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसी प्रकार से आईएएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, क्वालिटीफुल मैनर से मेजर पॉइंट्स को समझते हुए तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। स्टडी आईक्यू के एक तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट भाई ऑप्शनल के बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आप 300 प्लस मार्क्स ज्योग्राफी ऑप्शन में गेन करना चाहते हैं तो दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। 31 मई से भाई इसमें क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के बैचेस में पढ़ाने वाला हूं और आपको आपका ऑप्शनल, अगर आप चाहते हैं कुछ इस प्रकार का हो कि आपको यूपीएससी के प्री में भी इससे सहायता मिले, 330 से 35 क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से बिलोंग करेंगे। और यहां रिमार्केबल बात है भाई, वो प्रश्न ज्योग्राफी के या एनवायरनमेंट के खासकर जो सभी विद्यार्थियों के लिए कठिन की कैटेगरी में आते हैं, आपके लिए देवर लाइक अ पीनट। आपके लिए ये काफी आसान होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर आप जीएस से एक स्टेप अहेड पढ़ाई करते हैं, आप ऑनर्स लेवल तक की स्टडी करते हैं, खासकर एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी के केस में। और यही कारण है कि आपका प्री का ऑन एन एवरेज स्कोर बढ़ जाता है। और यहां मैं बस इतना इंडिकेट करना चाहूंगा कि एक बार चेक कर लीजिए मेरे दोनों स्टेटमेंट्स को। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के कंबाइंड क्वेश्चंस यूपीएससी हर साल प्री में कितने पूछता है, और सेकंड स्टेटमेंट कि भाई यूपीएससी के प्री का कट ऑफ कितना होता है। मैं दावे के साथ कहता हूं 50 से अधिक प्रश्नों का कट ऑफ यूपीएससी का कभी नहीं होता। और आप पाएंगे कि 35 क्वेश्चंस तो ज्योग्राफी ऑप्शनल स्वयं आपको कवर करके देता है। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल रिलेशन का जो हार्ट एंड सोल है, जो लाइफ ब्लड है, अर्थात जियोपॉलिटिक्स, इसमें भूगोल में राजनीतिक भूगोल के नाम से आता है, जो आपके आईआर को ट्रिमेंडसली इफेक्ट करता है। जीएस का पेपर नंबर फर्स्ट आपका उस स्तर का प्रिपेयर होगा कि आपके ऑन एन एवरेज मार्क्स इंक्रीज होंगे आपके मेंस में। सबसे रोचक ऑप्शनल ज्योग्राफी ऑप्शनल एनरोल करना चाहते हैं तो याद रखिए एके लाइव कोड का आपको यूज करना है। 15,999 की कॉस्ट पे आप इसका पार्ट बन सकते हैं। मेरे साथ अपनी जर्नी को क्वालिटीफुल मैनर में प्ले कर सकते हैं। साथ ही स्टडी आईक्यू के जो P2I बैचेस हैं ये स्टार्ट होने वाले हैं। 28 मई से इसमें क्लासेस स्टार्ट जो है हो जाएंगी। अगर आप क्वालिटीफुल मैनर में ज्योग्राफी और साथ ही पूरे यूपीएससी को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये बैचेस आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट हैं। इन बैचेस में आपको SIP के रूप में, अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स के प्रोग्राम के रूप में आप पाएंगे कि आपको प्रोवाइड होगा एक क्रैश कोर्स जो आपके प्री को क्रिस्टल क्लियर रॉक सॉलिड बनाएगा। 3 आवर की डेली लाइव क्लासेस होंगी जिससे आपके प्री और मेंस दोनों का सिलेबस पूर्णतः पूरी क्वालिटी के साथ कंप्लीट होगा। इतना ही नहीं, जब आप SIP का पार्ट बनेंगे तो आपका प्री जरूर क्वालिफाई होगा, और जब आपका प्री क्वालिफाई होगा आप मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम अर्थात हमारी आवासीय सुविधा का फायदा उठाएंगे। स्टडी आईक्यू अपने प्रेमाइसेस में दिल्ली में आपको बुलाकर जब तक आपका मेंस नहीं हो जाता यहां रखेगा और आपको वो सारी असिस्टेंस देगा जो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आवश्यक है। इतना सब कुछ ओनली बाय द कॉस्ट ऑफ 27,999। मैं उम्मीद करता हूं कि वो सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट जो मेहनत के आधार पे एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, उन सभी आईएएस एस्पिरेंट्स को मैं इन बैचेस में देखने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।